हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो फिर से एक बार आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज के साथ, जो कि जुड़ा हुआ है ऑफशोर माइनिंग से। हो क्या रहा था एक्चुअली, केरला की असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफशोर माइनिंग पॉलिसीज में कुछ बदलाव किए थे। ऑफशोर यानी कि कोस्टल एरियाज पे माइनिंग करना, सी के अंदर से मिनरल्स को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, तो उन सब के रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑलरेडी पॉलिसी बना रखी है। पर उसमें कुछ चेंजेस इन्होंने 2023 में किए थे, राइट। अब क्या हो रहा था, इसी को लेकर के केरला की जो असेंबली है वहां पर एक रेजोल्यूशन पास कर दिया गया। और उन लोगों ने क्या बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी माइनिंग पॉलिसी बनाई है ऑफशोर के रिगार्डिंग, हम उसको अपोज करते हैं। क्यों करते हैं अपोज? क्योंकि इससे वहां के एनवायरमेंट, सिक्योरिटी कंसर्न्स, काफी सारे इश्यूज राइज होंगे। साथ ही अगर माइनिंग होगी कोस्टल एरियाज में, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वहां के जितने भी फिशरमैन हैं, उनकी जो इकोनॉमी है उस पे भी काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें फिशिंग ना करने दिया जाए कोस्टल रीजन पे, है ना। तो इस वजह से इन लोगों ने ये रेजोल्यूशन पास किया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या रेगुलेशन पहले पेश किया हुआ है, तो उस रेगुलेशन का नाम है ऑफशोर एरियाज मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002, जिसके तहत ये कहा गया था कि मिनरल एक्सप्लोरेशन को रेगुलेट किया जाएगा और जितनी भी माइनिंग एक्टिविटी ऑफशोर एरियाज में होती हैं, कोस्टल एरियाज में होती हैं, उन सभी को अंडर दिस एक्ट रेगुलेट किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और ये रेगुलेशन कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाएगा, तो वो किया जाएगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी वाले एक्ट में, 2002 वाले एक्ट में कुछ बदलाव किए थे। उस बदलाव के तहत क्या हुआ, इन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को भी अलाउ कर दिया कि वो भी डीप सी मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी से काफी ज्यादा खफा थे केरला के असेंबली वाले की। पहले तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था, तो उस तरीके से ये लोग अपने अंडर में ये रेगुलेट करते थे, पर अब इन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को भी अलाउ कर दिया है कि वो डीप सी मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो डेफिनेटली अगर बहुत ज्यादा माइनिंग होती है कोस्टल एरियाज में, सी में, ओशंस में, तो आप सभी को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि एनवायरमेंट बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट होगा। एनवायरमेंट तो इम्पैक्ट होगा ही, वहाँ की जो मेराइन बायोडाइवर्सिटी है वो इम्पैक्ट होगी। साथ ही वहाँ की फिशरी पे फर्क पड़ेगा, कोस्टल के इकोसिस्टम पे फर्क पड़ेगा, और साथ ही जो फिशरमैन हैं इनकी लाइवलीहुड पे भी फर्क पड़ेगा। इसी को लेकर के केरला असेंबली में ये रेजोल्यूशन पेश किया गया था। ठीक है, सो इस वाले न्यूज से इतनी ही पार्ट। आपको एक्ट्स वगैरह के ईयर याद रखने हैं, कब बदलाव किए गए थे इस एक्ट में, वो याद रखना है। ओके, बढ़ते अगली न्यूज के साथ, जो कि एक स्कीम से जुड़ा है, जिस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन स्कीम। एक्चुअली ये जो स्कीम है ये ऑलरेडी लॉन्च्ड है, पहले से इसको लॉन्च किया जा चुका है, पर इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं जिस वजह से ये फिर से न्यूज में आया है। ये जो स्कीम है ये लॉन्च किया गया था फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए। मतलब एक ऐसा सेक्टर जहां पर आपको प्रॉपर काम नहीं मिलेगा, प्रॉपर सैलरीज कोई डिफाइंड नहीं है, आपको हो सकता है मंथ में 2 दिन काम मिले, 4 दिन काम मिले, या ना भी मिले। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी, गवर्नमेंट ने की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये किया गया था। और उनकी सैलरी अप टू 15,000 होनी चाहिए, मतलब मंथली वो 15,000 तक कमा ले। तो ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर को इस स्कीम के अंडर में कवर किया गया था। साथ ही इस स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपीस का अलोकेशन भी किया गया। इसलिए ये सारी चीज की गई सो दैट गवर्नमेंट इंश्योर कर सके, अश्योर कर सके मंथली पेंशन, उन सारे वर्कर्स के लिए मंथली पेंशन का एक प्रोविजन ले आ सके। और वो भी कितने रुपए का, 3,000 रुपीज एटलीस्ट उनको मंथली पेंशन दी जाए जब वो 60 ईयर्स के हो जाए। राइट, ये मंथली बेसिस होने वाला था, होने वाला है एक्चुअली, नॉट था। क्या क्या क्राइटेरिया इसके अंदर रखे गए हैं, तो जो वर्कर है, अगर वो इस पेंशन योजना को ज्वाइन कर रहा है और इस वक्त उसकी एज कितनी है, 29 ईयर्स है, तो उसको कम से कम मंथली 100 रुपए इस योजना के अंडर में कंट्रीब्यूट करने होंगे। कब तक? जब तक वो 60 साल का नहीं हो जाता। 60 साल होने के बाद उसे एज अ मंथली पेंशन 3,000 रुपए दिए जाएंगे।
ठीक है, ये तो 29 इयर्स वाले एज की बात हो गई। अगर कोई वर्कर 18 साल की उम्र में ही ये पेंशन स्कीम को जॉइन करता है, तो उसे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा 55 रुपीस पर मंथ। और जैसे ही वो 60 इयर्स की एज को कंप्लीट करेगा, देन उसके अकाउंट में उसे मंथली पेंशन के तौर पे 3000 रुपीस दे दिए जाएंगे। तो ये इसीलिए किया गया था ताकि उनकी वेलफेयर के लिए काम किया जा सके। साथ ही इस स्कीम को लॉन्च किया गया था बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये स्कीम अनाउंस की गई थी कब? जब एंट्रिम बजट को पेश किया गया था 2019 में। आप सभी को याद होगा कि 2019 में इलेक्शंस हुए थे, राइट? प्रधानमंत्री के इलेक्शंस हुए थे और 2024 में एक बार फिर से इलेक्शन हुए थे, है ना? तो 2019 में जब इलेक्शन हुए थे, तो ऑब्वियसली उसके पहले बजट को तो पेश करना ही पड़ता है। इलेक्शन के पहले जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बजट पेश हुआ था, उसे ही हम इंटरिम बजट बजट के नाम से जानते हैं। तो उसी इंटरिम बजट में इस स्कीम को अनाउंस किया गया था और मिनिमम अश्योर्ड पेंशन की बात की गई थी फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स, राइट? ये एक वॉलंटरी स्कीम है, कॉन्ट्रिब्यूटरी स्कीम है, क्योंकि आपको आपको मैंने बताया कि पैसे कंट्रीब्यूट आपको ही करने पड़ेंगे, मतलब जो भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर होगा उसे ही करना पड़ेगा और उसके बाद उसे पेंशन दी जाएगी जब वो 60 इयर्स की एज को कंप्लीट कर लेता है। तो इस स्कीम के अंडर में ये बात बोली गई थी कि 42 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स को कवर अप किया जाएगा। और अगर सब्सक्राइबर्स की डेथ हो जाती है, मतलब जिसके भी नाम पर ये पेंशन योजना लागू की गई है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी स्पाउस को 50% अमाउंट पेंशन का दिया जाएगा। यानी कि अगर 3000 रुपए है, अगर उसकी डेथ हो गई उस वर्कर की, तो उनके हस्बैंड या वाइफ को 1500 रुपीस पर मंथ दिए जाएंगे। सो व्हाट यू शुड नो अबाउट दिस न्यूज़ कि इसे कब लॉन्च किया गया? 2019 के इंटरिम बजट में लॉन्च किया गया और किस लिए लॉन्च किया गया है, मतलब ये स्कीम किसके लिए है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए है। कौन सी योजना? पीएम श्रम योगी मनधन योजना, राइट? स्कीम कह लो या योजना कह लो। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि एक अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ है। हाल ही में उरुग्वे नाम की कंट्री, जो कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, वहां के प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया। क्या नाम है इनका? इनका नाम है यमांडो ओरसी। ये उरुग्वे के नए-नए प्रेसिडेंट के तौर पर चुने गए हैं। ये है लेफ्टिस्ट। लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट क्या होते हैं एक्चुअली, उनके बारे में भी आप जान लो। लेफ्टिस्ट वो लोग होते हैं जो कि सिटीजन्स की, मतलब कंट्री के सिटीजन्स की वेलफेयर के बारे में पहले सोचते हैं। पर राइटिस्ट वो होते हैं जो कि कंट्री के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, ना कि सिटीजन्स के वेलफेयर के बारे में। राइट? मतलब कंट्री के वेलफेयर के बारे में पहले सोचेंगे, बाद में फिर सिटीजन्स के बारे में सोचेंगे। जैसे कि आपने डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुना है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो राइटिस्ट है। मतलब वो हमेशा अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन ये जो उरुग्वे के प्रेसिडेंट हैं, जिन्हें चुना गया है, ये लेफ्टिस्ट है। यानी कि ये सिटीजन्स की जो भी चीज़ें हैं, उन्हें पहले प्रायोरिटी पे रखेंगे। इन्होंने ओथ ली, शपथ कहाँ पर ली? मोंटेवीडियो। मोंटेवीडियो जो कि उरुग्वे की कैपिटल है। उरुग्वे, जैसे कि मैंने बताया, ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। आप मैप में देख सकते हो, हियर इट इज साउथ अमेरिका, और उरुग्वे की लोकेशन कुछ यहाँ पर है। ये बॉर्डर शेयर करता है साउथ अटलांटिक ओशियन के साथ, राइट? आपको यहाँ पे जो कंट्री मिल रही है, ये है ब्राजील। पूरे साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी अगर कोई कंट्री है तो वो ब्राजील है। साथ ही इसका सदर्न डायरेक्शन में बॉर्डर शेयर होता है विद अर्जेंटीना, है ना? तो ये हो गया इसकी बात। करेंसी क्या चलती है यहाँ पर? पेसो। और कैपिटल इसकी मैंने ऑलरेडी बता दी, क्या है? मोंटेवीडियो। तो क्या नाम है प्रेसिडेंट का, वो आप जरूर याद रखना। नाम है यमांडू ओरसी, राइट? अगला एक और अपॉइंटमेंट जो कि अपने भारत में हुआ है। एक पर्सनालिटी जिनका नाम है अजय सेठ, इन्हें एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। किसका? रेवेन्यू सेक्रेटरी का। एक्चुअली क्या था कि रेवेन्यू सेक्रेटरी की पोस्ट पर काम कर रहे थे अब तक तुहीन कांत पांडे जी, लेकिन इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है एज 11th चेयरपर्सन ऑफ सेबी। तो जब इन्हें अपॉइंट कर दिया गया सेबी के चेयरपर्सन के रूप में, तो ऑब्वियसली ये वाली पोस्ट रेवेन्यू सेक्रेटरी वाली खाली हो गई। तो इस जगह पर अजय सेठ जी को, जो कि 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं कर्नाटका काडर से, तो इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है। अपॉइंट क्या, एडिशनल चार्ज दिया गया है इनको। जब तक कि प्रॉपर अपॉइंटमेंट यहाँ पर नहीं होता, तब तक ये संभालेंगे रेवेन्यू सेक्रेटरी वाली पोस्ट, राइट?
तो अगर इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है, दैट मीन्स ये डेफिनेटली किसी न किसी पोस्ट पर अभी एट प्रेजेंट काम कर रहे होंगे। तो ये काम कर रहे हैं एज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के तौर पर, और अब इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है रेवेन्यू सेक्रेटरी का। तो नाम आपको याद रखने हैं अजय सेठ का, राइट। कुछ रिसेंट में हुए जो अपॉइंटमेंट्स है उसके बारे में जान लेते हैं। तुहिनकांत पांडे के बारे में मैंने अभी बताया कि ये 11th चेयरपर्सन ऑफ सेबी के रूप में चूज किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं। विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली में इलेक्शंस हुए, दिल्ली में सरकार बनी बीजेपी की, जिसके बाद दिल्ली की असेंबली में स्पीकर के तौर पर विजेंद्र गुप्ता जी को अपॉइंट किया गया। शक्तिकांत दास जी के बारे में मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नंबर 2 के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है। काश पटेल, काश पटेल जो है ये 9th डायरेक्टर हैं एफबीआई के यूएसए में। इसे इन्हें किसने अपॉइंट किया है? तो इन्हें अपॉइंट किया गया है बाय डोनाल्ड ट्रंप। जैसे ही ये प्रेसिडेंट बने बहुत सारे ये चेंजेस करते जा रहे हैं लगातार। आई थिंक हम लोग डेली ही पढ़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है डेली की जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ना आए, है ना? अगला है वी अनंथा नागेश्वरन। ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं हमारे इंडिया में, और इनका जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया गया है, 2027 तक कर दिया गया है। ज्ञानेश कुमार जी ये अपॉइंट किए गए हैं एज नए नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे। अगली न्यूज एक डे से जुड़ी हुई है, वर्ल्ड ओबेसिटी डे, यानी कि मोटापा। इसे सेलिब्रेट किया जाता है 4th ऑफ मार्च को हर साल। थीम क्या रखी गई है? चेंजिंग सिस्टम हेल्दियर लाइफ्स। और इस डे के अंडर में बहुत सारे डेटा को रिलीज किया गया जिसमें ये बोला गया है कि 2035 तक 1.9 बिलियन लोग ऐसे होंगे जो कि मोटापे से जूझ रहे होंगे। साथ ही चाइल्डहुड चाइल्डहुड ओबेसिटी में भी 100% का इंक्रीमेंट देखने मिलेगा फ्रॉम 2020 टू 2035 तक, राइट। तो आपको ये याद रखना है कि ये दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम क्या है। अगली न्यूज, देखा मैंने बोला था ना कि यूएसए, डेली की कोई भी ऐसी न्यूज नहीं होगी जिसमें यूएस ना आए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गए हैं, तो डेफिनेटली ये हर दिन आएंगे। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक साइन किया है एक ऑर्डर, राइट। वो ऑर्डर क्या है? इन्होंने यूएस की ऑफिशियल लैंग्वेज को डिक्लेयर कर दिया गया है, और ये क्या डिक्लेयर हुआ है? इंग्लिश बन गई है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ऑफिशियल लैंग्वेज। नाउ डोनाल्ड ट्रंप जो कि 47th नंबर के प्रेसिडेंट हैं, यूएसए में अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ था, 20th ऑफ जनवरी को इन्होंने शपथ ली थी। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। अभी तक इन्होंने बहुत सारे चेंजेस कर रखे हैं, लाइक गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल करके गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया, और गल्फ ऑफ अमेरिका डे के नाम से 9th ऑफ फरवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा। यूएसए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर हो चुका है, पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर हो चुका है, डब्ल्यूएचओ से बाहर हो चुका है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि यूएस में केवल 2 जेंडर्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, एक मेल एक फीमेल। इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स, लेस्बियन, गे, इन सारी चीज़ों को, मतलब इन सारे लोगों को कोई भी रिकॉग्निशन नहीं दी जाएगी इन यूएस, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। तो आपको क्या याद रखना है कि यूएसए की ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब अब पूरी तरीके से डिक्लेयर हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, पहले कोई एज ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी यहाँ की। बहुत दिनों से इस पे डिबेट चल रही थी, चर्चा हो रही थी कि इंग्लिश को एज ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देना चाहिए, पर अभी तक हुआ नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे कर दिया है, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खुसरो, खुसरो यानी कि आमीर खुसरो के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। हाल ही में क्या हुआ, 3 दिनों का एक फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ जिस फेस्टिवल का क्या नाम है? जहान ए खुसरो। दिल्ली में इस फेस्टिवल को होस्ट किया गया, 25th एडिशन रहा इस बार जहान ए खुसरो फेस्टिवल का। आप सभी को पता होगा, जिसने हिस्ट्री पढ़ी है, दे ऑल नो वेरी वेल, अमीर खुसरो जो थे ये एक ग्रेट पोएट, म्यूजिशियन और एक स्कॉलर थे। ये पर्शियन लैंग्वेज में भी लिखा करते थे और हिंदावी लैंग्वेज में भी लिखा करते थे। ये बहुत ही मोस्ट डिवोटेड डिसाइपल थे सूफी सेंट निजामुद्दीन औलिया के। इनके फादर टर्क थे, पर इनकी मदर इंडियन मुस्लिम थी। दैट्स वाई इनके जो भी आप क्रिएशंस देखोगे उनमें पर्शियन और हिंदावी दोनों का मिक्सचर देखने मिलता है। इनका जन्म
1253 सेंचुरी में पटियाली नाम के एक विलेज में हुआ था। ये पटियाली विलेज एट प्रेजेंट यूपी के एटा में लोकेटेड है, राइट? और क्या-क्या इनसे जुड़ी बातें हैं? ये कोर्ट पोएट बन चुके थे 20 इयर्स की एज में ही, और इन्होंने सर्व किया है 5 दिल्ली सुल्तान्स को। कौन-कौन से वो 5 दिल्ली सुल्तान्स थे? मुइजुद्दीन कैकाबाद, सेकंड इज़ जलालुद्दीन खिलजी, थर्ड इज़ अलाउद्दीन खिलजी, फोर्थ इज़ कुतुबुद्दीन मुबारक शाह एंड फिफ्थ इज़ गियासुद्दीन तुगलक। जलालुद्दीन खिलजी जो थे, इन्होंने ही आमीर का टाइटल दिया था खुसरो को। इनका एक्चुअल नाम खुसरो था, पर इन्हें आमीर का टाइटल जलालुद्दीन खिलजी ने दिया था। इनकी एक बहुत ही फेमस रचना है, तू हिंदी बाशी मान तुर्की ए नफस। ये बहुत ज्यादा फेमस इनका क्रिएशन है। साथ ही इन्होंने ही इंट्रोडक्शन किया था कव्वाली का। इन्होंने क्रिएट किया तराना और ख्याल का। क्लासिकल म्यूजिक्स में ये आपको देखने मिलते हैं। साथ ही आमिर खुसरो ने इन्वेंट किया था सितार और तबला को। इनके फेमस सॉन्ग्स रहे हैं, आपने बॉलीवुड मूवीज में इनके सॉन्ग्स सुने होंगे। छाप तिलक, सकल बन, जो अभी रिसेंटली एक कोई वेब सीरीज या मूवी आई थी, आई डोंट नो क्या उसका नाम है, उसमें ये वाला गाना था सकल बन, जिहाल मस्किन, ये सारे के सारे फेमस सॉन्ग है जो कि आमिर खुसरो द्वारा रचित है, राइट? और क्या बात है इस फेस्टिवल से जुड़ी हुई? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस फेस्टिवल को अटेंड किया था। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर सूफी फिलॉसफी की इम्पोर्टेंस के बारे में बात की। ये जो जहान ए खुसरो फेस्टिवल है, ये 2000 से सेलिब्रेट किया जा रहा है लगातार, और ये 3 दिनों का फेस्टिवल है। इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम फिर से रीडिस्कवर कर सके सूफी म्यूजिक्स, सूफी ट्रेडिशंस की इम्पोर्टेंस को समझ सके। थीम क्या रखी गई है? थीम रखी गई है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वसुधैव कुटुंबकम। यू ऑल नो G20 का जब ऑर्गेनाइजेशन किया गया था 2023 में, और इसे होस्ट किया था हमारे प्यारे भारत ने, तो उस टाइम पर उसका स्लोगन रखा गया था वसुधैव कुटुंबकम। तो टाइटल भी, इस बार की थीम जहान खुसरो फेस्टिवल की भी यही रखी गई है, सेम, राइट? प्रधानमंत्री मोदी जी ने अटेंड किया था, इसलिए हमारे लिए थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली न्यूज जो कि स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है, एक बहुत ही फेमस खिलाड़ी जिनका नाम है स्टीव स्मिथ, इन्होंने अपना अनाउंसमेंट किया है रिटायरमेंट का। ये एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। इन्होंने ओडीआई से अपना अनाउंसमेंट कर दिया है रिटायरमेंट का, लेकिन अभी भी ये टेस्ट क्रिकेट्स और T20 इंटरनेशनल को खेलेंगे। ये रिटायरमेंट कब किया गया? यू ऑल नो कि सेमीफाइनल्स मैच हुए थे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हार गई थी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मैं बात कर रही हूँ, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया एलिमिनेट हो गया। उसके बाद ही स्टीव स्मिथ ने अनाउंस किया अपना रिटायरमेंट। लेकिन अभी ये टेस्ट क्रिकेट और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट्स को खेलेंगे। यू ऑल नो कि 2028 में जो ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए जाने वाले हैं लॉस एंजलिस में, उसमें क्रिकेट को भी इंक्लूड किया जाने वाला है, राइट? तो हो सकता है शायद इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये खेलना चाहते होंगे, वहां पे T20 इंटरनेशनल ही होगा, राइट? तो इस वजह से इन्होंने टेस्ट और T20 इंटरनेशनल से नहीं रिटायरमेंट लिया है, केवल ओडीआई से लिया है। अगला एक और न्यूज़ जो कि स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। 2 पर्सनैलिटी जिनका नाम है, एक का नाम है यूकी भाम्बरी और दूसरे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं जिनका नाम है एलेक्सी पॉपरिन। इन दोनों ने ही डबल्स का टाइटल जीता है, वो भी कहाँ पर? दुबई दुबई टेनिस चैंपियनशिप में, राइट? ये दोनों ही प्लेयर टेनिस खेल खेल से जुड़े हुए हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं ये लोग, और इन लोगों ने डबल्स का टाइटल यहाँ पर जीता है। यूकी जो है, यूकी भांबरी, ये बिलोंग करते हैं न्यू दिल्ली से। अब ये इंडियन है, दैट्स वाई हमारे लिए इनके बारे में जानना तो जरूरी होगा ही। और इस जीत के साथ ही ये बन चुके हैं नंबर, पूरे अगर दुनिया में आप देखो तो वर्ल्ड नंबर 39 बन चुके हैं डबल्स की कैटेगरी में, राइट? ये मैच कहाँ पर होस्ट किए गए थे? ये जो मैच थे टेनिस का चैंपियनशिप था, ये दुबई यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में होस्ट किए गए थे। अगली जो न्यूज है साइंस और टेक से जुड़ी हुई है, फेरी हाइड्राइड के बारे में। हाल ही में रिसेंटली कुछ स्टडी की गई जिसमें ये पाया गया कि जो मार्स का रेड कलर है, मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो रेड दिखता है। तो वहां पर क्यों रेड दिखता है? क्योंकि वहां की मिट्टी रेड है।
तो ऐसा बोला गया है एज पर द स्टडी कि यहाँ का जो लाल कलर है वो हो सकता है कि वहां पर आयरन कंटेनिंग मिनरल प्रेजेंट हो वहां की मिट्टी में, जिसे हम फेरी हाइड्राइट कहते हैं। इस वजह से ये रेड कलर का दिखता है। नाउ व्हाट इज फेरी हाइड्राइट? ये एक क्रिस्टलाइन नैनो मटेरियल है जो कि बना हुआ है 20% FeO4 और 80% FeO6 से। राइट। ये कब बनता है? जब बहुत ही तेजी से रैपिड ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलिसिस होता है, तब इसका फॉर्मेशन होता है फेरी हाइड्राइड का। फेरी हाइड्राइड अगर आप देखो नेचर में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो ये वाइड स्प्रेड है। सॉल्यूबल फ्रैक्शन में पाया जाता है, मिट्टी में भी और वेदर्ड रॉक में भी। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि फेरी हाइड्राइड को एज वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, जैसे कि फेरुगिनी, लेप्टोथायरिक्स। ये कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि फेरी हाइड्राइड को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। राइट। फेरी हाइड्राइड को हम लोग इसलिए भी जानते हैं क्योंकि ये वाटर को ट्रैप करता है। ये जो यहाँ मैंने लिख रखा है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फेरी हाइड्राइड। राइट। ये फेरी हाइड्राइड का फॉर्मूला है, तो आप इसे भी याद रख लेना। Fe के ऊपर 3+ चार्ज है, इसका होल ट्वाइस O3, ये डॉट है 0.5 H2O। ठीक है, वाटर के क्रिस्टल कितने हैं? 0.5 है। ये इसका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला। सो यू शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो दैट इज इट। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा ये सेशन, और अगर पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कैसे लग रहे हैं ये करंट अफेयर्स के जो सेशंस मैं ले रही हूँ? प्लीज डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। और कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे जो न्यूज में चल रहे होते हैं ना टॉपिक्स, उनको मैं रील्स में कवर अप करती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। और पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड यस, दैट्स इट फ्रॉम टुडेज करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।